मैंने सीमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, काफ़ी डिस्कशन हो गई थी सीमेंट के बारे में और प्रॉपर्टीज तक पहुंच गए थे हम। मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई थी। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग वाज बीइंग डिस्कस्ड, देन मैन्युफैक्चरिंग हो गई थी, बोक्स कंपाउंड्स हो गए थे, ये प्रॉपर्टीज भी बता दी थी, हाइड्रेशन भी हो गया था ये हमारा, वाटर रिक्वायरमेंट भी बता दी थी, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी कर लिए थे हमने, प्रॉब्लम्स वर ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड। तो अगर मैं एनालाइज करूँ, ये मेरे ख्याल से लास्ट पेज था हमारा, दिस वाज द लास्ट पेज, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर ली थी पिछली क्लास में। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। मैं कोशिश करूँगा आज की क्लास में पूरा सीमेंट खत्म हो जाए आपका, द कंप्लीट सीमेंट विल बी फिनिश्ड, सो आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। 2 घंटे लगेंगे या 1.5 घंटा लगेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, या जितना भी टाइम लगता है, आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सीमेंट को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियस कंपाउंड्स, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स। कैल्शियस कंपाउंड्स जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम हो, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स जिसमें सिलिका एल्यूमिनियम और ऑक्साइड्स हो, इन विच सिलिका एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट। आज हम बात करेंगे कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, हाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट इज बीइंग कैरिड आउट। तो आपको बेसिक 3 ऑपरेशंस ध्यान रखने हैं। तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में 3 ऑपरेशंस इन्वॉल्व है। एक मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स, दूसरा बर्निंग, तीसरा ग्राइंडिंग। सो 3 ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मिक्सिंग, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। मिक्सिंग कौन सी? रॉ इंग्रेडिएंट्स की, उन्हीं की बर्निंग। और पीछे बताया था बर्निंग के टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से आपस में फ्यूज कर जाते हैं, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड नोन एज बोक्स कंपाउंड्स, और बोक्स कंपाउंड्स ही सीमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज इंपार्ट करते हैं। फाइनली ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग क्यों? जो हमारे बोक्स कंपाउंड्स होते हैं वो रिक्वायर्ड साइज के नहीं होते, बड़े साइज के होते हैं, उनकी साइज को घटाया जाता है बाय ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो 3 बेसिक ऑपरेशन लगे होते हैं, मिक्सिंग होती है, बर्निंग होती है, ग्राइंडिंग होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें? मैन्युफैक्चरिंग करने के 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक ड्राई प्रोसेस है और एक वेट प्रोसेस है। दोनों में फर्क क्या, नाम में लिखा हुआ है। ड्राई प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर पानी नहीं मिलाया जाता, पर वेट प्रोसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर पानी भी मिलाया जाता है। कहाँ पर? इस बात को समझाने के लिए फ्लो चार्ट है हमारे पास। तो इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता है। इन द फॉर्म ऑफ द फ्लो चार्ट द एंटायर प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म के अंदर। तो क्या करते हैं ड्राई प्रोसेस में? कैल्शियस कंपाउंड्स उठाते हैं, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स उठाते हैं। अब ये दोनों होते हैं लम्प्स के फॉर्म में, लम्प मतलब पत्थर की तरह देखेंगे, बड़े बड़े साइज के। तो उनकी पहले साइज रिड्यूस की जाती है क्रशिंग करके। तो क्रशिंग करी, क्रशिंग करके 25 mm तक साइज ले आते हैं इनकी। तो वी क्रश देम एंड रिड्यूस दी साइज अप टू 25 mm। चलो बात समझ में आई। फिर इसके बाद करते हैं इनकी फाइन ग्राइंडिंग। फाइन ग्राइंडिंग इज बीइंग कैरिड आउट इन ट्यूब मिल्स एंड बॉल मिल्स। सो आफ्टर दिस वी गो फॉर फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब मिल्स एंड बॉल्स मिल। साइल को और रिड्यूस किया, फिर ये करते हैं इसको स्टोर। तो जहां पर भी रेट में वेरिएशन आए इंग्रेडिएंट्स के इनपुट और आउटपुट की, वहां पे स्टोरेज बेसिन दिया जाएगा। तो दोनों को स्टोर किया। स्टोर करने के बाद पहला ऑपरेशन, अब जो पहला ऑपरेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाईलाइट करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे कहीं पे, हाँ ये हाईलाइट करने का, ये हमारी पहली ऑपरेशन है, मिक्सिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शन। इसको मैंने हाईलाइट करके दे दिया, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व। पीछे लगा था मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के बाद होती है प्री हीटिंग एट 800 डिग्री सेल्सियस बाय एग्जॉस्ट गैसेस। इस पॉइंट को मैं अभी छोड़ रहा हूँ कि एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ से आ गई और प्री हीटिंग से फायदा क्या हुआ, इसको भी डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए मिक्सिंग करी इंग्रेडिएंट की करेक्टेड प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। इसके बाद फिर से स्टोरेज करी, क्यों? रेट में वेरिएशन है इनपुट और आउटपुट की, इसीलिए स्टोरेज बेसिन लगा रखी है यहाँ पर भी। दूसरा बेसिक ऑपरेशन फेड टू रोटेटरी क्लीन, बर्निंग। तो मिक्सिंग देन बर्निंग। बर्निंग में टेम्परेचर रखते हैं 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस। बर्निंग के टाइम पे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है आपस में फ्यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं बोक्स कंपाउंड्स। तो लिखा है सीमेंट क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड। तीसरा ऑपरेशन ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग इज बीइंग कैरिड आउट इन ट्यूब मिल एंड बॉल मिल। तो ये हमारे 3 बेसिक ऑपरेशन है, हाईलाइट करके लिख देता हूँ। पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, और ये हमारा है तीसरा ऑपरेशन। दिस इज द थर्ड बेसिक ऑपरेशन व्हिच इज इन्वॉल्वड। अभी मैंने बताया जो बर्निंग होती है इट टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 1400 टू 1600 डिग्री सेल्सियस। बर्निंग के टाइम पे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अब उन गैसेस को हम वेस्ट नहीं करते। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, आप इसको इन्वायरमेंट में रिलीज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, इन गैसेस को लेके जाओ और दोबारा यूज करो रॉ इंग्रेडिएंट्स के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, इसको समझाने के लिए मैं 2 केस ले रहा हूँ। पहला केस, मैं प्री हीटिंग नहीं करता हूँ। अगर मैं प्री हीटिंग नहीं करता हूँ तो मुझे इंग्रेडिएंट्स का टेम्परेचर बढ़ाना है 1500 डिग्री सेल्सियस तक। मान लो ओरिजिनल टेम्परेचर है 30 डिग्री,
तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी टेम्परेचर को 30 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने में। दूसरा केस, मैंने गैसेस को यूज किया और इंग्रेडिएंट्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया 800 डिग्री सेल्सियस तक। अब मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना है 800 से लेके 1500 तक, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। इसका मतलब प्री हीटिंग करने से जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। बाय प्री हीटिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूसेस। इसीलिए ये प्री हीटिंग करते हैं। किससे? उन गैसेस से जो बर्निंग के टाइम पे प्रोड्यूस हुई। लास्ट क्लास में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जब ग्राइंडिंग होती है या जब मैन्युफैक्चरिंग होती है सीमेंट की, उस समय हम जिप्सम मिलाते हैं अलग से। ये देखो जिप्सम मिला हुआ है, हियर द जिप्सम इज बीइंग एडेड। अब जब आप एनालाइज भी कर सकते हो, जब जिप्सम मिलाओगे तो उस समय टेम्परेचर क्या है, अभी ऊपर बर्निंग करके आए हो पीछे 1500 से लेके 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक। जब जिप्सम मिलाया जाता है वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है, और इसी की वजह से क्या मिलती है, फॉल्स सेटिंग भी मिलती है। ये बात भी आपको बता रखी है। तो इट इज ड्यू टू दिस द फॉल्स सेटिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। नाउ वंस दी ग्राइंडिंग इज बीइंग कैरिड आउट, इसको स्टोर करते हैं साइलोस में और फाइनली भेज देते हैं पैकेजिंग प्लांट में। फाइनली इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू पैकेजिंग प्लांट। तो ये हमारा ड्राई प्रोसेस है जो आज के टाइम पे यूज करते हैं। नेक्स्ट वेट प्रोसेस क्या है, सेम यही है, बस एक थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज आपको बता देता हूँ। कैल्सीरियस कंपाउंड उठाया, आर्जिलेशियस कंपाउंड उठाया, इसकी साइज रिड्यूस करी कैसे, क्रशिंग करके 25 mm तक साइज रिड्यूस कर दी। डिफरेंस इन वेट प्रोसेसेस, यहाँ पे आर्जिलेशियस मटेरियल के अंदर पानी मिला देते हैं, और पानी मिलाते हैं किस में, वॉश मिल के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसमें वाटर को मिक्स किया, नाम रख दी वेट प्रोसेस। पिछले केस में कैल्सेरियस और आर्जिलेशियस कंपाउंड्स की ग्राइंडिंग अलग अलग हो रही थी, इस केस में दोनों की वेट ग्राइंडिंग करी एक साथ बॉल मिल में। क्योंकि पानी मिला हुआ है हमारे आर्जिलेशियस कंपाउंड्स के अंदर, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट, पेस्ट बोले तो स्लरी। तो पीछे रॉ इंग्रेडिएंट थे, यहाँ पर वो वेट स्टेट में है तो मैंने उसको स्लरी बोल दिया। पहला बेसिक ऑपरेशन क्या था पीछे, मिक्सिंग। क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट से हमने नाम रखा मिक्सिंग, क्योंकि यहाँ पे वेट इंग्रेडिएंट से नाम रखा हमने ब्लेंडिंग। तो ये मेरा पहला बेसिक ऑपरेशन है, मिक्सिंग की जगह ब्लेंडिंग बोल रहे हैं। सो फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन, मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन करेक्टेड प्रोपोर्शन। स्टोरेज करी स्लरी की, क्यों, क्योंकि रेट में डिफरेंस है। आगे कहाँ फीड कर दिया, रोटेटरी क्रेन में बर्निंग कराने के लिए। तो ये मेरा दूसरा बेसिक ऑपरेशन आ गया। सेकंड बेसिक ऑपरेशन इज बर्निंग, यहाँ सीमेंट क्लिंकर्स बनेंगे, क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग करा देंगे आगे, ग्राइंडिंग इज बीइंग कैरिड आउट। ये तीसरा बेसिक ऑपरेशन है। तो आ गया मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग। जिप्सम ऐड करते हैं यहीं पे, सीमेंट सालों में स्टोर करते हैं, फाइनली भेज देते हैं कहाँ पर, पैकेजिंग प्लांट में। सो फाइनली बीइंग सेंट इनटू द पैकेजिंग प्लांट। तो वेट प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन होती है, कॉस्ट ऑफ क्रशिंग होती है, वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स सॉफ्ट होते हैं। ड्राई प्रोसेस में जो इंग्रेडिएंट्स है वो कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं, पहला। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे वेट स्टेट में आप हीट कर रहे हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, फ्यूल ज़्यादा लगता है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पे वेट स्टेट में ब्लेंडिंग की जा रही है, मिक्सिंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे वेट स्टेट में ब्लेंडिंग की जा रही है, मिक्सिंग की जा रही है, इसका एडवांटेज है कि मिक्सचर की होमोजेनिटी ज़्यादा निकल के आती है। तो वेट प्रोसेस से जो सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है उसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, पिछले वाले की कंपैरेटिवली कम यूनिफॉर्म होती है। तो ये फर्क निकल के आता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस। कोई सही पॉइंट रिपीट करना, तो सिंपल था, फ्लो चार्ट से आसान हो जाती है चीज। इफ यू डू इट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड। नोट कर लिया सबने, चले आगे। चलो नोट करो फटाफट, चले।
चले, चलो देखिए सवाल क्या पूछा हुआ है। द टेम्परेचर दैट रीचेज इन द सीमेंट क्लेन इज इक्वल टू, ये तो पीछे बताया था अभी, टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 1400 टू 1600 डिग्री सेल्सियस, 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कलर चेंज होता है क्या? हाँ ये ज़्यादा बढ़िया है, ये उससे भी बढ़िया है। हाँ, हरा कलर। सो 1300 टू 1500 डिग्री सेल्सियस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात करी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की, Yes, we have talked about manufacturing of the cement. अब हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सीमेंट की टेस्टिंग कैसे होती है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कि भैया सीमेंट को टेस्ट क्यों करें, कैसे होती है तो बात की बात है, सीमेंट को टेस्ट क्यों करें। टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट व्हेन इट विल बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है, शुरू में तो बोल दिया आपने कि हमारे सीमेंट के पास ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में अवेलेबल है सीमेंट के अंदर या नहीं है, ये पता करने के लिए हम सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं। So testing of the cement is being carried out in order to check its engineering performance when used for construction. सीमेंट की इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस कैसी होगी जब मैं इसको कंस्ट्रक्शन में यूज करूंगा, ये पता करने के लिए मैं सीमेंट को टेस्ट करता हूँ। सीमेंट के जो टेस्ट है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक फील्ड मेथड है और एक लैब मेथड है। नाम में लिखा हुआ है फील्ड मेथड वो जो फील्ड में करेंगे, लैब मेथड वो जो लैब में करेंगे। दोनों टेस्ट हैंड इन हैंड मूव करते हैं, हैंड इन हैंड मूव करते हैं मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों की जरूरत है। आप हर जगह लैब मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह लैब अवेलेबल नहीं होगी, रिमोट साइट है, लैब बनी नहीं है अभी तक, पर मेरे को देखनी है क्वालिटी, इंस्टेंटली बताना है। मोर ओवर दोनों मेथड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब है फील्ड मेथड को परफॉर्म करना बहुत आसान होता है क्योंकि कोई इक्विपमेंट ही नहीं होता, पर उसके रिजल्ट को समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं आती। लैब मेथड को करना मुश्किल होता है क्योंकि अपैरेटस है मेरे पास, इक्विपमेंट है, उसको यूज करके मेरे को प्रॉपर्टी निकालनी है सीमेंट की, पर रिजल्ट को समझना बहुत आसान होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिजल्ट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। सो कहने का मतलब ये है कि फील्ड मेथड लैब मेथड दोनों की ही सिग्निफिकेंस है। अब जैसे एक एक करके उठाते हैं। फील्ड मेथड पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। ये टेस्ट मुझे सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। अब क्या क्या टेस्ट है ये? द सैंपल ऑफ द सीमेंट मस्ट पोजेस यूनिफॉर्म ग्रे कलर। जिस भी सीमेंट की आप टेस्टिंग कर रहे हो यूनिफॉर्म ग्रे कलर का होना चाहिए। तो करने में कितना टाइम लगेगा? 1 माइक्रो सेकंड। क्यों? बैग खोलना है, देखो कलर, तो ये मुझे क्या बताएगा? सीमेंट की क्वालिटी बताएगा। नेक्स्ट, द सीमेंट मस्ट फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन द फिंगर। आपने सीमेंट का सैंपल उठाया और रब किया फिंगर के बीच में, इट शुड फील स्मूथ। अब ये क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। द सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एयर सेट लम्प्स। जब आपने सीमेंट के सैंपल को उठाया और रब किया फिंगर के बीच में, इसमें एयर सेट लम्प्स नहीं होने चाहिए। ये क्या बता रहा है? सीमेंट की क्वालिटी के अंदर डिटीरियोरेशन बता रहा है। कहने का मतलब है प्री हाइड्रेशन हुई है या नहीं हुई है। आपने सीमेंट का सैंपल लिया, पानी में फेंका, वो सेट हो जाना चाहिए। ये हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की जानकारी देता है। कल बताया था लास्ट क्लास में कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 यानी पानी से 3 गुना भारी है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट, जब आपने सीमेंट के सैंपल को उठाया बैग में से बाहर, इट शुड फील कूल नॉट वार्म। इट इज इंडिकेटिंग द प्री हाइड्रेशन दी सीमेंट, क्योंकि हमें पता है हाइड्रेशन के टाइम पे हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है हाइड्रेशन। नेक्स्ट, सीमेंट का सैंपल उठाया, इसमें पानी मिलाया, पेस्ट बनी, पानी मिलाया पेस्ट बनी। इट शुड फील स्टिकी इन बिटवीन द फिंगर्स। ये मुझे उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी की जानकारी देता है। सीमेंट का सैंपल उठाया, ग्लास प्लेट के ऊपर रखा और एक थिक फास्टर बनाया, यानी पेस्ट बनाई, थिक पेस्ट बनाई, और उसको 24 घंटे के लिए पानी में डाल दिया। इस पेस्ट के सरफेस के ऊपर क्रैक नहीं बनने चाहिए, इस पेस्ट के सरफेस के ऊपर क्रैक नहीं बनने चाहिए। इट शुड सेट एंड शुड नॉट शो एनी साइन ऑफ द क्रैक इन इट। तो ये सारे के सारे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट है। ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट ऑफ द सीमेंट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फील्ड टेस्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट। अब क्या करते हैं इस टेस्ट में? एक ब्लॉक बनाते हैं 25 इंटू 25 इंटू 200 mm क्यूब का। इस ब्लॉक को डालते हैं पानी के अंदर 7 दिनों के लिए। इस ब्लॉक को पानी से बाहर निकाला जाता है। ये बना के दिखा देता हूँ। अरे इसकी साइज इतनी बड़ी कैसे हो गई? इस ब्लॉक को पानी से बाहर निकाला जाता है और सपोर्ट के ऊपर रख देते हैं। और सपोर्ट की स्पेसिंग कितनी रखी जाती है?
सपोर्ट की स्पेसिंग रखी जाती है 150 mm। द स्पेसिंग ऑफ द सपोर्ट इज केप्ट टू बी 150 mm। तो 150 mm की स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग ऑफ द सपोर्ट इज केप्ट इन द रेंज ऑफ 150 mm। और इसके ऊपर हम लोड लगाते हैं। ओवर दिस वी अप्लाई द लोड। सो ओवर दिस वी अप्लाई द लोड ऑफ 340 न्यूटन। अंडर द एक्शन ऑफ दिस लोडिंग द सैंपल मस्ट नॉट फेल। जब आपने लोड लगाया 340 न्यूटन का, इस लोड के अंडर हमारा सैंपल फेल नहीं होना चाहिए। अब इससे आपको स्ट्रेंथ तो नहीं पता चली। बाय डूइंग सो यू आर नॉट फाउंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट सैंपल। हाँ, आपको ये जरूर पता चल गया कि मेरा जो सीमेंट का सैंपल है इसमें मिनिमम स्ट्रेंथ अवेलेबल है या नहीं है। कितनी स्ट्रेंथ है वो नहीं पता चली, हाँ ये जरूर पता चल गया कि मिनिमम स्ट्रेंथ अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे पास फील्ड टेस्ट है। इन सारे फील्ड टेस्टों के करस्पॉन्डिंग हमारे पास लैब टेस्ट भी है। करस्पॉन्डिंग टू ऑल दीज फील्ड टेस्ट वी हैव दी लैब टेस्ट ऑल्सो। क्लियर है पूरी कहानी? चलिए, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज लैब टेस्ट। तो जितनी प्रॉपर्टी के लिए हमने फील्ड टेस्ट किया है, उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास क्या है, लैब टेस्ट भी अवेलेबल है। फॉर ऑल दोज प्रॉपर्टीज वी हैव द लैब टेस्ट आल्सो अवेलेबल। तो लैब टेस्ट के रेफरेंस निकाल लेते हैं। पहला टेस्ट, फाइनेस टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हम फाइनेस टेस्ट क्यों परफॉर्म करें? फाइनेस टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हम ये पता कर पाएं कि सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। So fineness test is being performed in order to check the grinding of the cement. Second point of reference, grinding क्यों check करनी है? Because grinding of the cement will control the particle size. Particle size will control the specific surface area. Specific surface area will control the rate of hydration. Rate of hydration will control the rate of gain of strength, rate of setting, rate of prehydration, rate of evolution of heat, and rate of alkali aggregate reaction. कहने का मतलब है ये सारी की सारी बातें डिपेंडेंट है फाइनेस के ऊपर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फाइनेस ये बताएगा कि सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। ग्राइंडिंग कंट्रोल करता है पार्टिकल साइज को, पार्टिकल साइज कंट्रोल करती है स्पेसिफिक सरफेस एरिया को। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब है सरफेस एरिया पर यूनिट क्वांटिटी। आप एरिया भी ले सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम, आप एरिया भी ले सकते हो पर यूनिट मास, जैसे मर्जी ले लो। स्पेसिफिक सरफेस एरिया कंट्रोल करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन को, क्योंकि जो रिएक्शन है हाइड्रेशन की वो सरफेस पे चल रही होती है पार्टिकल के। रेट ऑफ हाइड्रेशन कंट्रोल करती है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, रेट ऑफ सेटिंग, रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन, रेट ऑफ एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। ये सारी बातें डिपेंडेंट हो गई फाइनेस के ऊपर। फाइनेस कैसे निकालते हैं? दो तरीके, एक है सीव टेस्ट, दूसरा है एयर परमिटिविटी टेस्ट। सीव टेस्ट में क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन सीव टेस्ट? तो सीव टेस्ट के अंदर हम सैंपल लेते हैं हमारा 100 ग्राम का। तो सीव टेस्ट के अंदर हमने 100 ग्राम का सैंपल लिया, ये हमारा 100 ग्राम का सैंपल है। इसको रख दिया IS सीव नंबर 9 के ऊपर। ये हमारी है IS सीव नंबर 9। सीव नंबर 9 मतलब 90 माइक्रोन की ओपनिंग है इसमें। फिर क्या करी, इसकी सीविंग करी। सीविंग करी, कुछ पार्टिकल पास कर जाएंगे, कुछ पार्टिकल रुक जाएंगे। जो पार्टिकल रुक जाते हैं इसका वेट नोट कर लेते हैं। OPC के लिए ये वेट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 10% से ज़्यादा आया, इसका मतलब आपके सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रॉपर नहीं हुई है। कम हुई है या ज़्यादा हुई है वो भी बता सकते हो। ग्राइंडिंग कम हुई है तो आपने अंडर ग्राइंडिंग कर रखी है। अंडर ग्राइंडिंग कर रही मतलब पार्टिकल साइज बड़ा आया। पार्टिकल साइज बड़ा आया इसका मतलब रुक गया, ज़्यादा रुक गया, वैल्यू 10% से ज़्यादा निकल जाएगी। वैल्यू विल कम आउट टू बी मोर देन 10%। क्लियर है पूरी कहानी? चलो नेक्स्ट है हमारे पास एयर परमिटिविटी टेस्ट। अब एयर परमिटिविटी टेस्ट क्या बोलता है, ये बहुत कंसेप्चुअल टेस्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन, ये बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ द एयर थ्रू द बेड ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स एंड सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द सीमेंट बेड। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम सीमेंट के बेड बनाते हैं। सीमेंट का बेड बनाते हैं मतलब सीमेंट के पार्टिकल्स का बेड बनाते हैं। तो हमने
सीमेंट के सैंपल का बेड बनाया, ठीक है। फिर हमें यह भी पता है कि जब भी कोई फ्लूइड किसी मीडियम में से पास करता है, मीडियम उसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इस सीमेंट के बेड में से हमने एयर को पास किया। एयर को पास करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सीमेंट का बेड इसको फ्रिक्शन ऑफर करेगा। एनर्जी हमने दी कितनी? P1। P1 एनर्जी में से कुछ एनर्जी एयर ने यूज करी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, बची हुई एनर्जी से एयर बाहर आई, हमने ये एनर्जी दोबारा नोट कर ली P2। तो कितनी एनर्जी खर्च करी एयर ने? एनर्जी जो खर्च करी एयर ने वो है P1 माइनस P2, ये हेड लॉस हुआ। और ये जो हेड लॉस है डिपेंडेंट है किसके ऊपर? फ्रिक्शन के ऊपर। कितना फ्रिक्शन ऑफर किया सीमेंट के बेड ने? फ्रिक्शन डिपेंडेंट है किसके ऊपर? फ्रिक्शन डिपेंडेंट है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल है किसके? पार्टिकल की साइज के इनवर्सली। तो आगे निकल के कहानी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो हेड लॉस हुआ एयर का उसको रिलेट कर देते हैं पार्टिकल की फाइनेस के साथ। जो अपैरेटस यूज किया जाता है इसके अंदर हम उसको बोलते हैं ब्लेन्स एयर परमिबिलिटी अपैरेटस। यहाँ पर हम जो फाइनेस बताते हैं वो बताते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में, दैट इज सरफेस एरिया पर यूनिट क्वांटिटी। ओपीसी के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, और ओपीसी specific surface area should not be less than 2250 centimeter square per gram। तो ये हमारा फाइनेस टेस्ट आ गया। अब जरा एनालाइज करो, फील्ड में क्या किया था बता आपने? सीमेंट के सैंपल को उठाया था और रब कर दिया था अपने फिंगर के बीच में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया यार, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज बीन डन। क्लियर है? तो ये हमारा पहला लैब टेस्ट हो गया। ये क्या है? एयर परमिटिव मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन, अभी क्या है हमने? फाइनेस ऑफ द सीमेंट। आगे बढ़े। द नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। अगला जो टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास इसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट बोल देते हैं। ये टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं? ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी? इन दिस टेस्ट वी टेक द हेल्प ऑफ द लीच एटलियस फ्लास्क। इस टेस्ट में हम लीच एटलियस फ्लास्क की मदद लेते हैं। अब क्या लीच एटलियस फ्लास्क बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये हमारा लीच एटलियस फ्लास्क है। इस लीच एटलियस फ्लास्क को हम रखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ में। दिस लीच एटलियस फ्लास्क इज केप्ट इन अ वाटर बाथ। वाटर बाथ मतलब पानी का कंटेनर होता है, उसके अंदर रख देते हैं इसको। क्या पर्पस है इस पानी के कंटेनर का? इस पानी के कंटेनर का पर्पस है कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखना। टेम्परेचर भैया कांस्टेंट क्यों बना के रखना चाहते हो? इसलिए बना के रखना चाहते हैं क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। क्या किया फिर हमने? इस फ्लास्क के अंदर हमने केरोसिन डाली, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड। तो इस फ्लास्क के अंदर हमने केरोसिन को फिल किया। तो इन दिस फ्लास्क केरोसिन इज फिल्ड। तो भैया केरोसिन फिल कर दी लो। ये क्या हुआ? हाँ, इस फ्लास्क के अंदर हमने केरोसिन को फिल कर दिया और केरोसिन का लेवल नाप लिया। कुछ लेवल होगा, ग्रेजुएटेड है, लेवल आ गया x। फिर इसके अंदर हम 64 ग्राम सीमेंट डालते हैं। इसके बाद हमने डाला 64 ग्राम्स ऑफ सीमेंट। लेवल बढ़ जाएगा, लेवल इज इंक्रीज्ड, लेवल हो गया लेट अस सपोज y। अब मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए सीमेंट की, यानी सीमेंट के सॉलिड की, पर अभी हमारे सीमेंट के साथ हवा भी अंदर गई है। फिर हम इस फ्लास्क को क्या करते हैं? कंटिन्यूसली स्टिर करते हैं, रोल करते हैं ताकि एयर बाहर चली जाए। अगर एयर बाहर जाएगी, अभी जो लेवल बढ़ा है हमारा सीमेंट डालने से, एयर के बाहर जाने से लेवल कम हो जाता है, लेवल रिड्यूसेस। तो एयर के बाहर जाने से लेवल कम हुआ। अब लेवल कितना हो गया? अब लेवल हो गया z। तो x से बढ़ के z हो गया। दिस इज अवर लेवल। तो z माइनस x इज द वॉल्यूम ऑफ केरोसिन डिस्प्लेस्ड बाय द सीमेंट सॉलिड। तो बोलेंगे z माइनस x इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ केरोसिन डिस्प्लेस्ड विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड। अब मैं निकाल सकता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैसे निकालूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट? दिस इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सीमेंट सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ केरोसिन। यही है। या ऐसे भी लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ सीमेंट सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ केरोसिन। डेंसिटी ऑफ सीमेंट सॉलिड कैसे लिखेंगे?
This is equal to mass of cement solid to the volume of cement solid to the density of kerosene. Mass of cement solid पता ही है हमें 64 ग्राम्स 64 ग्राम्स. वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड आपने निकाल लिया टेस्ट परफॉर्म करके, Z-X. डेंसिटी ऑफ केरोसिन स्टैंडर्ड होती है, ये निकल के आ गई हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी. ओपीसी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बता रखी है पीछे 3.15. यही चीज हमने फील्ड में कैसे करी थी, सैंपल उठाया था सीमेंट का और पानी में फेंक दिया था और फिर ये बोला था कि ये क्या हो जाना चाहिए, ये सेटल हो जाना चाहिए, सिंक हो जाना चाहिए, इट शुड नॉट फ्लोट. फ्लोट नहीं करना चाहिए. तो ये भी हमारा क्या है, लैब टेस्ट है. दिस इज आल्सो अवर लैब टेस्ट. पहला फाइनेस्ट टेस्ट, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट. एक मिनट में पानी की बोतल लेके आता हूँ. हाँ, the next and one of the most important tests of the cement is termed as consistency test. The next and one of the most important testing of the cement is known as consistency test. अब क्या है ये consistency test? अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट और पीछे फाइनेस्ट टेस्ट को हटा दूं, इसके अलावा सीमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी निकालने के लिए मुझे ये कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है. तो अगर सवाल सीमेंट की टेस्टिंग में से आएगा तो वो कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस्ड होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है इस चीज के. तो एक एक करके डिटेल में देखते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट की कहानी. जैसे पहला पॉइंट, भैया कंसिस्टेंसी टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, why to perform consistency test? So in order to find initial setting time, final setting time and strength of the cement, a parameter termed as standard consistency is required. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम निकालनी है, फाइनल सेटिंग टाइम निकालनी है और स्ट्रेंथ निकालनी है, मुझे एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मुझे एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. अब ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होती है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी होती है सीमेंट पेस्ट की जो विकेट्स प्लंजर को पेनिट्रेट होने दे दे अप टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी होती है सीमेंट पेस्ट की जो विकेट्स प्लंजर को, ये बना हुआ है प्लंजर, ये है हमारा प्लंजर जिसका डायमीटर कितना है 10 mm, जो परमिट करे विकेट्स प्लंजर को पेनिट्रेट होने के लिए अप टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप. इस कंसिस्टेंसी को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोला जाता है. तो फिर एम क्या है कंसिस्टेंसी टेस्ट का? द एम ऑफ द कंसिस्टेंसी टेस्ट इज टू फाइंड द वाटर कंटेंट which is required to prepare the cement paste of standard consistency. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस टेस्ट का एम है वो वाटर कंटेंट निकालना जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की पेस्ट बनवा दे. तो ये हमारा बेसिक एम है इस टेस्ट का. फिर कैसे परफॉर्म करते हैं, हाउ टू परफॉर्म दिस टेस्ट? इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं. वी टेक 500 ग्राम्स ऑफ सीमेंट. अब वो वाटर कंटेंट जिसमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की पेस्ट बन जाए, इसकी तो इनफाइनाइट वैल्यूज है. तो हमारा कोड बोलता है कि आप शुरुआत में क्या लो, 24% ले लो पानी. तो एक ट्रायल दिया आपको 24% का. तो अगर 500 ग्राम सीमेंट है, 120 ग्राम पानी डालो. 120 ग्राम पानी डालो, पेस्ट बनेगी. पेस्ट को मोल्ड में फिल करो. मोल्ड को बोलते हैं विकेट्स अपैरेटस. ये हमारा विकेट्स अपैरेटस है. तो आपने इसमें सीमेंट पेस्ट को फिल कर दिया. ऊपर प्लंजर लगा हुआ है, प्लंजर को आपने रिलीज किया और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन नोट करिए. अगर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है लेट सपोज 38 mm, इसका मतलब जो पानी मैंने अभी मिलाया 120 ग्राम वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा है. अब मैं दूसरा 500 ग्राम का सैंपल लूंगा, इसमें दोबारा पानी डालूंगा पर इस बार 120 ग्राम से कम डालूंगा, परसेंटेज कम कर दूंगा. दोबारा पेस्ट बनेगी, दोबारा फिल करेंगे, दोबारा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन नोट करेंगे. तब तक करते जाएंगे ये चीज़ जब तक डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप नहीं मिल जाती. वो वाटर कंटेंट जिसमें आपको ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मिल जाए, इसको हम नोट कर लेते हैं और उसको हम बोलते हैं P. So the water content which is required to prepare the paste of standard consistency will be termed as P. तो aim क्या है स्ट्रेस का, ये P को नोट करना. ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस एंड एट द ह्यूमिडिटी ऑफ 90%. तो ये तो हमारी बात हुई अभी तक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. अब इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की मदद से हम सेटिंग टाइम भी निकालते हैं.
वी फाइंड द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो अगला टेस्ट आ गया हमारा सेटिंग टाइम टेस्ट। ये पीछे सवाल देख लेते हैं। बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट वन शुड टेस्ट, आ गया कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये तो पीछे बता दिया था कि इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये बात तो पीछे बता दी थी मैंने आपको। अब बात करते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट की। फिर से फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि भैया सेटिंग टाइम क्यों निकालना है आपको, व्हाई डू यू वांट टू फाइंड द सेटिंग टाइम, ऐसा क्या है सेटिंग टाइम के अंदर। सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इज बीइंग फाउंड, तो सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इज बीइंग फाउंड इन ऑर्डर टू check the deterioration of the cement, in order to check the deterioration of the cement। तो सीमेंट की क्वालिटी में कितना डिक्रीज हुआ है स्टोरेज के टाइम पे, सीमेंट की क्वालिटी में कितना डिटोरेशन हुआ है स्टोरेज के टाइम पे, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पता करने के लिए हम सेटिंग टाइम निकालते हैं। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हर टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, why to perform this test। क्लियर है। नोट कर लिया सबने। कोई सही पॉइंट रिपीट करना हो। चलो जल्दी फटाफट नोट करो, आगे बढ़े। नोट कर लिया। चलो, तो सेटिंग टाइम इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हम पता कर पाए कि सीमेंट की क्वालिटी में डिटोरेशन कितना हुआ है ड्यू टू स्टोरेज। अब जो सेटिंग टाइम होता है दो तरह का होता है, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, दूसरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। इनमें फर्क क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है विच इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट अप टू द टाइम स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है विच इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट अप टू द टाइम इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। तो वो टाइम जब आपने पानी को सीमेंट में मिलाया और तब तक जब ये अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर दे, प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर दे मतलब अब आप सीमेंट के साथ काम नहीं कर पाओगे। अगर सीमेंट ने अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दी तो आप सीमेंट के साथ काम नहीं कर पाओगे। क्या काम नहीं कर पाओगे, उसकी मिक्सिंग, उसकी ट्रांसपोर्टिंग, उसकी फिनिशिंग, उसकी प्लेसमेंट। कहने का मतलब है जितनी भी एक्टिविटीज होती है सीमेंट के साथ हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम है जिसमें सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है, और फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम है जिसमें वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देता है, इन विच इट कंप्लीटली लूजेज इट्स प्लास्टिसिटी। इसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम बोल देते हैं। क्लियर है चीज। अब भैया निकालेंगे कैसे, ये तो आपने डिफाइन कर दिया। हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू फाइंड इट, इस बात को बताने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इनफैक्ट मैंने ये पॉइंट कहीं लिखा भी होगा, ये रहा, कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होती इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के बीच में, यानी पता ही नहीं कर पाओगे कब इनिशियल सेटिंग टाइम खत्म हुआ और कब फाइनल सेटिंग टाइम आ गया। बट स्टिल हाउ टू फाइंड इट, in order to find initial or final setting time we have to prepare the paste using 500 grams of the cement and gauging it with 0.85 p। हम 500 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं कितने पानी के साथ, 0.85 पी के साथ। और ये पी क्या बताया था पीछे, पी वो वाटर कंटेंट है जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की पेस्ट बनवाता है। तो पी वो वाटर कंटेंट है जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की पेस्ट फॉर्म करा रहा है। क्लियर है। तो लेट सपोज पी पीछे आ गया था मेरा 25%, तो अगर पी 25% था तो अब मैं कितना पानी मिलाऊंगा, 0.8 टाइम्स ऑफ 25%, जो भी वैल्यू निकल के आती है। पेस्ट बनेगी, पेस्ट को फिल कर देंगे किसके अंदर, इसी मोल्ड के अंदर, पेस्ट को फिल कर देंगे इसी मोल्ड के अंदर। पर अब ध्यान रखना, पीछे कंसिस्टेंसी टेस्ट में मैंने प्लंजर यूज की थी, यहाँ पर हम यूज करते हैं स्क्वायर नीडल। स्क्वायर नीडल क्रॉस सेक्शन है ये स्क्वायर, और साइज कितनी है इसकी, 1 mm की।
तो इनिशियल सेटिंग टाइम इस टेस्ट में वो टाइम होता है जिसमें 1 mm की स्क्वायर नीडल पेनिट्रेट कर जाए अप टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियल सेटिंग टाइम इस टेस्ट में वो टाइम होता है जिसमें स्क्वायर नीडल पेनिट्रेट कर जाए अप टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm। ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम निकल के आती है 30 मिनट। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, पेस्ट ऐसे ही बनेगी। अब मैं स्क्वायर नीडल को भी चेंज कर दूंगा एनुलर कॉलर विद नीडल के साथ। कहने का मतलब होता है एक हॉलो सिलेंडर होती है, बनी हुई है हॉलो सिलेंडर, जिसके सेंटर में क्या लगी हुई है, नीडल लगी हुई है। तो इस बात को समझने के लिए 3D डायग्राम बनाओ। ये मेरा हॉलो सिलेंडर है, ये सही है, फटाफट डायग्राम बन जाते हैं। सो बीच में क्या है, नीडल है इसकी। तो फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जिसमें हमारा ये एनुलर कॉलर मोल्ड के ऊपर इंप्रेशन नहीं बना पाए, पर नीडल जो इसके सेंटर में है वो इंप्रेशन बना दे। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने पेस्ट फॉर्म करी, पेस्ट फॉर्म करने के 1 घंटे बाद मैंने इस एनुलर कॉलर को रिलीज किया। ये कॉलर नीडल के साथ पेनिट्रेट कर गया, लेट अस सपोज 10 mm तक। तो 1 घंटे में पेनिट्रेट कर गया, ये फाइनल सेटिंग टाइम है ही नहीं। मैंने इसको दोबारा बाहर निकाला, सरफेस को फिनिश किया, 2 घंटे बाद इसको दोबारा रिलीज किया। इस बार डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 10 mm से कम हो जाएगी, लेट अस सपोज 5 mm हो गई, पर ये भी फाइनल सेटिंग टाइम नहीं है। मैंने इसको बाहर निकाला, सरफेस को स्मूथ किया, मैंने 3 घंटे बाद इसको दोबारा रिलीज किया। अब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आ रही है 0, हमें पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। पर अगर मैं इस मोल्ड को ऊपर से देखूंगा, मेरे को ये इंप्रेशन मिलेगी, कॉलर ने भी इंप्रेशन बनाई और बीच में जो नीडल है उसने भी इंप्रेशन बनाई। मैंने कॉलर को उठाया, सरफेस को स्मूथ किया, 5 घंटे बाद दोबारा रिलीज किया, अभी भी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 0 आएगी, स्टिल द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 0। पर इस बार जो इंप्रेशन होगा वो लाइट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का इंप्रेशन मिलेगा आपको। यू विल फाइंड द इंप्रेशन लाइक दिस। क्लियर है? पर ये भी फाइनल सेटिंग टाइम नहीं है। आपने 7 घंटे बाद वापस रिलीज किया, अब कॉलर की इंप्रेशन और लाइट हो जाएगी, ये लो और लाइट हो गई, और नीडल का इंप्रेशन भी है, ये भी फाइनल सेटिंग टाइम नहीं है। 9 घंटे बाद दोबारा रिलीज किया, कॉलर की इंप्रेशन और लाइट हो जाएगी और नीडल की इंप्रेशन भी मिलेगी, पर ये भी फाइनल सेटिंग टाइम नहीं है। मैंने इसको 10 घंटे बाद वापस रिलीज किया, अब कॉलर की इंप्रेशन नहीं आ रही है, अब सिर्फ नीडल की इंप्रेशन आ रही है। अब कॉलर की इंप्रेशन नहीं आ रही है, अब सिर्फ नीडल की इंप्रेशन आ रही है। इस टाइम को बोला जाता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जिसमें एनुलर कॉलर तो इंप्रेशन नहीं बना पाए, पर इसके सेंटर में जो नीडल है वो इंप्रेशन बना ले, बट द नीडल एट द सेंटर ऑफ विच इज एबल टू मेक द इंप्रेशन। ओपीसी के लिए आता है 600 मिनट, यानी 10 घंटे। फॉर ओपीसी इट इज 10 hours, you can say 600 minutes। क्लियर है पूरा टेस्ट? नोट करो फटाफट, फिर चले आगे। चले आगे। तो ये तो हमारा हो गया सेटिंग टाइम टेस्ट।
इसी के लिए हमने लैब फील्ड में क्या किया था, इसी के लिए फील्ड में हमने वो किया था डिटोरेशन चेक करने के लिए कि सीमेंट सैंपल शुड फील कूल, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एयर सेट लम्प्स, एयर सेट लम्प्स नहीं होने चाहिए। चले आगे। चलो नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट, तो सेटिंग टाइम भी खत्म हो गया। सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन रिस्पेक्ट टू ओपीसी आर करेक्टली मैच्ड, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स, नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10%। ये कहाँ से आ गई 10%, ये तो निकालनी पड़ती है हमें, कोई वैल्यू फिक्स थोड़ी ना होती है इसकी। ये दोनों बातें सही हैं, सो 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट की। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने फाइनेंस निकाल ली, फाइनेंस के बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल ली, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हमने कंसिस्टेंसी निकाली, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम निकाल लिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट की। क्यों परफॉर्म करते हैं टेस्ट, ताकि स्ट्रेंथ निकाल लें। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। स्ट्रेंथ कितने तरह की है, दो तरह की है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल टेंसाइल लोड। कैसे परफॉर्म करते हैं स्ट्रेस को, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम मोटार बनाते हैं सीमेंट का, सीमेंट और सैंड का, इन दी प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। तो प्रोपोर्शन होती है 1:3। तो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 3 पार्ट ऑफ सैंड। सैंड भी कौन सी ली जाती है, स्टैंडर्ड सैंड ली जाती है। स्टैंडर्ड सैंड है एनॉर सैंड, स्टैंडर्ड सैंड इज एनॉर सैंड। एनॉर जगह का नाम है साउथ इंडिया में जहाँ से ये सैंड मिलती है। 185 ग्राम सीमेंट लेते हैं, 555 ग्राम सैंड लेते हैं और इसमें पानी मिलाते हैं। पानी कितना मिलाते हैं, P/4 + 3% बाय द वेट ऑफ मोटार। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ भी निकालने से पहले मुझे P चाहिए होगा, यानी कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। जब पेस्ट बन जाती है इसको फिल करते हैं हम क्यूबिकल मोल्ड के अंदर। क्यूबिकल मोल्ड आपको इस तरीके से लेना है कि इस मोल्ड का जो सरफेस एरिया है 50 या जनरल बताऊं 5000 mm² होना चाहिए। So area of this mold should be 5000 mm²। ये एरिया निकल के आने चाहिए हमारे मोल्ड की। मोल्ड को उठाया, पानी में इमर्स कर दिया, पानी में इमर्स करते हैं अप टू दी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। अब जिस भी एज पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए उस एज पे इसके ऊपर ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड लगाई जाती है। किस रेट से लगाई जाती है, 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। पर मिनट मिसिंग है, तो 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। किस में लगाई जाती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में लगाई जाती है। अब क्योंकि सैंपल कभी भी होमोजीनियस नहीं होगी, आप अलग अलग सैंपल की स्ट्रेंथ निकालोगे, सीमेंट सेम है पर सैंपल अलग अलग है, आपको हर सैंपल की स्ट्रेंथ अलग मिलेगी, बिकॉज मिक्सचर इज नेवर होमोजीनियस। इस एम्बिग्विटी को ओवरकम करने के लिए हम 3 सैंपल की एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो हम बोलते हैं एवरेज ऑफ 3 सैंपल्स विल बी टेकन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तीनों सैंपल की जो रिजल्ट आएंगे उसमें डेविएशन परमिटेड है ±15%। इससे ज़्यादा डेविएशन परमिटेड नहीं है, डेविएशन नॉट मोर देन ±15% इज परमिटेड। पीछे ओपीसी की हर प्रॉपर्टी के मैं आपको वैल्यू बता रहा था, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो डिपेंड कर जाती है एज के ऊपर, कि 1 दिन में निकाल रहे हो, 2 दिन में निकाल रहे हो, 100 दिनों में निकाल रहे हो, 50 दिनों में निकाल रहे हो। दूसरा, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंडेंट होती है ग्रेड के ऊपर। ग्रेड क्या है सीमेंट की, ओपीसी 33 है, 43 है, 53 है। अब मुझे ये नहीं पता कि सीमेंट की ग्रेड क्या है, मुझे उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि अलग अलग एजेस पे जो स्ट्रेंथ है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ये हमने ऑब्जर्वेशन से निकाल रखा है, और ये मैंने आपको कैसे बताया, इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ फैक्टर। जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं वो 28 दिन की स्ट्रेंथ के बिहाफ पे करते हैं, इसीलिए इस दिन की स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। तो स्ट्रेंथ एट द एज ऑफ द 28 डेज में ऑल्सो बी टर्म्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो जो भी डिजाइनिंग होगी इसी के बिहाफ पे होगी। तो इसको मैंने स्ट्रेंथ फैक्टर दे दिया 1 का। 7 दिन की स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ फैक्टर है 2/3। क्या मतलब हुआ इस बात का,
इस बात का मतलब ये हुआ कि सीमेंट की 7 दिनों की स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली 70% होती है उसकी 28 दिन की स्ट्रेंथ के सामने। उसी तरीके से सीमेंट की 3 दिन की स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली 50% होती है 28 दिन की स्ट्रेंथ के सामने। ये चीज़ आपको स्ट्रेंथ फैक्टर के फॉर्म में बता दी। ये चीज़ फिक्स है, पर ओपीसी की स्ट्रेंथ कितनी आएगी वो फिक्स नहीं है, दैट इज नॉट फिक्स। वो डिपेंड करेगा ग्रेड के ऊपर भी, दैट विल डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑल्सो। जरा देखो, मैंने बता दिया। देखो ओपीसी 33, 43, 53, इसकी 3 दिन पे स्ट्रेंथ, इसकी 7 दिनों पे स्ट्रेंथ, और इसकी 28 दिन पे स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो। 28 दिन की जो स्ट्रेंथ है इसका 2/3 7 दिन पे मिलेगा, तो 33 का अप्रॉक्सीमेटली 2/3 कितना हो गया 22। 33 का अप्रॉक्सीमेटली आधा कितना हो गया 16। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, तो ध्यान रखना है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आएगी वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, IS 10262 also classify the OPC on the basis of their compressive strength in the category of A to F। तो हमारा कोड भी OPC को क्लासिफाई करता है A से F कैटेगरी के अंदर। A कैटेगरी में है तो स्ट्रेंथ कितनी होगी 32.5 से लेकर 37.5 एंड सो ऑन। इसका मतलब मेरा OPC 33 किस कैटेगरी में आ रहा है, ये OPC 33 की कैटेगरी है। फिर OPC 43 किस कैटेगरी में आ रहा है, ये मेरा OPC 43 है। फिर OPC 53 किस कैटेगरी में आ रहा है, ये मेरा OPC 53 है। तो OPC 33A, 43C और 53E, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी योर ऑब्जेक्टिव। देख लो टेस्ट करना कितना मुश्किल है, पर रिजल्ट समझना आसान है क्योंकि वैल्यू निकल के आती है। क्लियर है। चले आगे। नोट करो फटाफट, चले। हो गया, चलो। क्या पूछ रहा है, if P is the percentage of the water required for determination of normal consistency of the cement, then percentage of the water to be added for determination of initial setting time। अब देखो ऐसे सवाल पूछेगा, it is equal to 0.85 P। नेक्स्ट है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। पीछे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था, अब हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। क्यों परफॉर्म करते हैं स्ट्रेस को, टू फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। कैसे पता करेंगे,
in order to find the tensile strength the mortar is prepared same as previous, यानी 1 पार्ट सीमेंट का 3 पार्ट नॉट सैंड के। फर्क बस ये है कि इस बार पानी कितना मिलाया जाएगा, इस बार पानी मिलाया जाएगा P/5 + 2.5% बाय द वेट ऑफ द मोटार। पिछली बार कितना था, P/4 + 3%, बस यही एक फर्क है। पिछली बार आपने उसको फिल किया था क्यूबिकल मोल्ड के अंदर, इस बार हम उसको फिल करते हैं ब्रिकविड के अंदर। ये ब्रिकविड बना के दिखाई हुई है आपको, तो ये शेप है ब्रिकविड की, इसमें हम मोल्ड को भर देते हैं। हियर दी सीमेंट इज बीइंग फिल्ड। इसके ऊपर हम फिर लगाते हैं ग्रेजुअल टेंसाइल लोड। ग्रेजुअल टेंसाइल लोड रेट ऑफ लोडिंग क्या है, 3.5 न्यूटन पर mm² पर मिनट अप टू फेलियर। पीछे आपने 3 सैंपल का एवरेज लिया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताने के लिए, यहाँ पर हम 12 सैंपल का एवरेज लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ बताने के लिए। यहाँ पर हम 12 सैंपल का एवरेज लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताने के लिए। यहाँ पर जो फेलियर प्लेन है वो प्री डिटरमाइंड है, पिछले बार में फेलियर प्लेन प्री डिटरमाइंड नहीं था, यहाँ पर हमारा फेलियर प्लेन प्री डिटरमाइंड है। क्लियर चीज। फेलियर प्लेन की साइज कितनी है 25.4 और डेप्थ कितनी है 25.4, तो डायरेक्टली निकाल लिया। टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू लोडिंग जिसपे फेलियर हुआ डिवाइड बाय एरिया, 25.4 इंटू 25.4, ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। दिस इज अवर टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाला भाई, क्या है। Consider the following statement regarding the strength of the cement. Strength test on the cement is made on cubes of cement sand mix. Strength test सही बात है। Water to be added for the paste is 0.25 p. P is the water needed for, गलत बात है। कितना पानी मिलाना पड़ता है, P/4 + 3%, इसमें बस P/4 ही लिखा हुआ है, 3% तो जोड़ा ही नहीं इसमें। Normal consistency is determined using Leach-Atlas apparatus, गलत, using Vicat's apparatus, इसमें +3 छोड़ दिया इसने। Cubes are cast in 2 layers in leak-proof mold, further compacted each layer by vibration on the machine, सही बात है, absolutely correct. So answer is 1 and 4. आंसर हमारा 1 और 4 आ गया। क्लियर है, ये हमारे टेस्ट के ऊपर सवाल आ गया। नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट, अगला लैब टेस्ट है हमारे पास साउंडनेस टेस्ट। नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट इज टर्म्ड एज साउंडनेस टेस्ट। अब क्या करते हैं इस टेस्ट के अंदर, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द वॉल्यूम चेंजेस इन इट। इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं वॉल्यूम चेंजेस परफॉर्म निकालने के लिए। हमें पता है सीमेंट में अनसाउंडनेस होती है, किसकी वजह से होती है, लाइम की वजह से, सल्फर की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से। लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर, क्लियर है। अब लाइम और मैग्नीशिया की वजह से जो अनसाउंडनेस है इसको मेजर करने का टेस्ट तो है हमारे पास। सल्फर भी वॉल्यूम चेंज लाता है सीमेंट में, पर इसको मेजर करने का तरीका नहीं है कोई। कहने का मतलब है अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया कैन बी मेजर्ड, बट अनसाउंडनेस ड्यू टू सल्फर कैन नॉट बी मेजर्ड। So unsoundness due to lime and magnesia can be measured, but unsoundness due to sulfur cannot be measured. सल्फर की वजह से जो अनसाउंडनेस है उसको मेजर करने का तरीका नहीं पता हमें। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, कोई पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए, any of the point to be repeated from this for anyone? क्लियर है यहाँ तक की कहानी। चलो अब अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम कैसे मेजर करते हैं, देखो अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम इज मेजर्ड यूजिंग लीच-एटलियस apparatus. Unsoundness due to lime is measured using Leach-Atlas apparatus. अब क्या है Leach-Atlas apparatus? It consists of a split cylinder. So it consists of split cylinder.
अब स्प्लिट सिलेंडर का डायामीटर और हाइट दोनों 30 mm की है, ये 90 mm लिख दिया, ये भी 30 mm है, जैसे 30 mm करेक्शन कर देना, इसमें मेंशन भी होगा कहीं पे, नहीं मेंशन है, ये करेक्शन है इसमें, इसकी डाया और हाइट 30 mm की होती है, इट्स डायमीटर एंड हाइट बोथ आर ऑफ 30 mm। तो स्प्लिट सिलेंडर है, इसमें डाया और हाइट 30 mm की है। ये जो स्प्लिट है इसकी साइज होती है 0.5 mm की। जिस भी सीमेंट की आपको टेस्टिंग करनी है उसका 100 ग्राम लिया, उसमें 0.78 p पानी मिलाया। जिस भी सीमेंट की आपको टेस्टिंग करनी है उसका 100 ग्राम लिया, उसमें 0.78 p पानी मिलाया। ध्यान रखना ये टेस्ट भी परफॉर्म करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा। उस पेस्ट को हमें सिलेंडर में फिल करते हैं, इसको कवर करते हैं टॉप और बॉटम से विद द हेल्प ऑफ द ग्लास प्लेट। तो ऊपर भी ग्लास प्लेट लगाते हैं, नीचे भी ग्लास प्लेट लगाते हैं, और इस पूरी असेंबली को डाल देते हैं पानी के अंदर। पानी का टेम्परेचर होता है 27 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस। पानी में डालते हैं 24 घंटे के लिए। इन 24 घंटों में सीमेंट पेस्ट के अंदर चल रही है हाइड्रेशन, और लाइम की वजह से वॉल्यूम चेंजेस भी इंड्यूस हो रहे हैं। तो इस टेस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सेंसिटिव है फॉर अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम। इस टेस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सेंसिटिव है फॉर अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम। कहने का मतलब है जो भी हम चीजें कर रहे हैं इस टेस्ट में वो लाइम की वजह से वॉल्यूम चेंजेस को इंड्यूस कराएगा। क्लियर है? तो 24 घंटे के लिए हाइड्रेशन चली, लाइम का वॉल्यूम चेंज आया। वॉल्यूम चेंज आपको कैसे दिखेगा, स्प्लिट की साइज के रूप में दिखेगा। कहने का मतलब है अभी ये 0.5 mm की स्प्लिट है ना, ये बढ़ जाएगी, लेट सपोज अब हो गई x mm। अब रीडिंग कितनी आ गई मेरी, x mm की रीडिंग आ गई। क्लियर है चीज? सो नाउ द रीडिंग कम्स आउट टू बी ऑफ x mm। ठीक है, समझ में आती है। फिर क्या किया हमने, नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने इस स्पेसिमेन को दोबारा उठाया और दोबारा पानी में डाल दिया। पर इस बार पानी का टेम्परेचर बढ़ाया, और बढ़ा के कर दिया उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, इन 25 to 30 मिनट्स। क्लियर है चीज? और मेंटेन करके रखा नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए, क्लियर है? इसका मतलब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा दिया, इसका मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज भी बढ़ाया। तो जो वॉल्यूम चेंज हमें इनफाइनाइट टाइम बाद मिलना था वो वॉल्यूम चेंज आपने 3 घंटे में इंड्यूस करा दिया। ये वॉल्यूम चेंज भी कैसे दिखेगा आपको, स्प्लिट की साइज और बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज इस बार स्प्लिट की साइज आ गई y mm, पिछली बार थी x mm, इस बार कितनी आ गई है, y mm आ गई है। OPC के लिए डिफरेंस इन टू रीडिंग y minus x must not be greater than 10 mm। तो OPC के लिए डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग must not be greater than 10 mm। अगर 10 mm से ज्यादा निकल के आई इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके सीमेंट में लाइम रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन से ज्यादा है। क्लियर है? चले आगे। Shall we continue? चलो, नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट इज अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। अगला जो टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास वो अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया के लिए है। पहली बात, अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया ये मेजर कैसे करते हैं। अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया इज मेजर्ड यूजिंग ऑटोक्लेव टेस्ट। करते क्या इस टेस्ट में, इस टेस्ट को करने के लिए हम जो गिवन सैंपल है सीमेंट का उसका मोल्ड बनाते हैं। साइज ऑफ द मोल्ड इज 25 mm by 282 mm।
और इसको रख देते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव एक ओवन होती है जो टेम्परेचर बढ़ाने के काम आती है। फर्क बस ये है कि ऑटोक्लेव में टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टीम प्रेशर। जैसे पिछले वाले केस में हमने टेम्परेचर कैसे बढ़ाया था? पानी के टेम्परेचर को बढ़ा के। यहाँ पर हम टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं? स्टीम प्रेशर को बढ़ा के। तो इस ऑटोक्लेव के अंदर स्टीम के प्रेशर को बढ़ाया जाता है इस तरीके से दैट वी अचीव अ गेज प्रेशर ऑफ हाउ मच? 21 kg per centimeter square in 1 hour। और इसको मेंटेन करके रखते हैं अगले 3 घंटे के लिए। इट इज मेंटेन्ड फॉर नेक्स्ट 3 hours। स्टीम प्रेशर बढ़ा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा यानी रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी, रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज बढ़ेगा। वॉल्यूम चेंज मुझे कैसे देखेगा? जो मोल्ड है इसकी साइज इंक्रीज कर जाएगी। द साइज ऑफ द मोल्ड इज इंक्रीज्ड, तो साइज ऑफ द मोल्ड बढ़ जाएगी, तो साइज बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। अब ये जो टेस्ट बताया ऑटोक्लेव टेस्ट, ये सेंसिटिव है दोनों के लिए, लाइम के लिए भी और मैग्नीशिया के लिए भी। सो दिस टेस्ट इज सेंसिटिव फॉर बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया। तो इसमें दोनों जगह की आपको सेंसिटिवनेस मिलेगी। कहने का मतलब है लाइम और मैग्नीशिया दोनों का वॉल्यूम चेंज आएगा। क्लियर है? Shall we continue? नोट करो फटाफट चले। नोट कीजिए फटाफट। चले नोट कर लिए सबने? तो ये हमारे सारे लैब टेस्ट है। दीज आर अवर लैब टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The test of the cement designed to accelerate the slaking process. The test of the cement designed to accelerate the slaking process of the ingredient of the cement and to determine the resultant expansion. Expansion test, volume test, क्या है हमारा? soundness test. Clear है? Shall we continue? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा मैच लिस्ट 1 प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट विद लिस्ट 2 टेस्टिंग अपैरेटस। अच्छा, टेस्ट बताना है, टेस्टिंग अपैरेटस बताना है। ठीक है, बता देंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी,
स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं विकेट्स अपैरेटस से, ओह लीच एटलियस अपैरेटस से, लीच एटलियस फ्लास्क। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं लीच एटलियस फ्लास्क से, सेटिंग टाइम निकालते हैं विकेट्स अपैरेटस से, साउंडनेस निकालते हैं हम ऑटोक्लेव टेस्ट से, फाइनेस निकालते हैं ब्लेन्स एयर परमिटिव अपैरेटस से। तो हो गया टेस्ट कंप्लीट। चले चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज टर्म्ड एज केमिकल कॉम्पोजिशन टेस्ट। जैसा नाम में लिखा हुआ है, एज द नेम सजेस्ट, नाम में सब कुछ मेंशन्ड है। नाम बोल रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन, तो इस टेस्ट में हम सीमेंट की केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर कमेंट करते हैं, वही निकालते हैं और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आता है इसके ऊपर। क्या क्या है केमिकल कॉम्पोजिशन टेस्ट की कहानी? पहला ये बोलता है कि टोटल मैग्नीशिया शुड नॉट बी मोर देन 5%, टोटल सल्फर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 2.5%, दोनों अनसाउंडनेस कॉज करते हैं। The ratio of percentage of alumina to that of iron oxide should not be less than 0.66. लॉस ऑन इग्निशन यानी वाटर कंटेंट की बात कर रहा है, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट ऑफ insoluble residue should not be more than 1.5%. And the ratio of percentage of lime to that of silica, alumina and iron oxide, इसको बोलते हैं लाइन सेचुरेशन फैक्टर। ये 0.66 से कम नहीं होना चाहिए, 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया, देख लो बोलोगे दिखा दो, ये हमारी आ गई केमिकल कॉम्पोजिशन। तो अब हमने टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली। अब सीमेंट में बस एक चीज बचती है, स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट। कहने का मतलब है अभी तक जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो ओपीसी के लिए वैलिड था। अब टिल नाउ व्हाटएवर डिस्कशंस वाज बीइंग कैरिड आउट वाज वैलिड फॉर ओनली ओपीसी। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, जितनी भी प्रॉपर्टी मुझे डिजायर्ड है वो सिर्फ ओपीसी में अवेलेबल हो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो स्पेशल प्रॉपर्टी मुझे चाहिए उसके लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट यूज करते हैं। तो कौन कौन से स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। That becomes the next point of discussion. क्लियर है? चलो अब बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट की। देखो स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट के लिए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। किन दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है? जो मेरा स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है उसमें स्पेशलिटी क्या है, और वो स्पेशलिटी आपको उसके नाम में लिखी हुई मिल जाएगी। दूसरा, वो स्पेशल सीमेंट आपने बनाया कैसे। तीसरा, वो स्पेशल सीमेंट यूज कहाँ पे करते हो, आप उस स्पेशल सीमेंट की एप्लीकेशन क्या निकालते हो। कहने का मतलब है ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको स्पेशल सीमेंट बनाना पड़ गया, यानी उसकी एप्लीकेशन। तो ये तीन चीजों में बात करेंगे फॉर एवरी टाइप ऑफ स्पेशल सीमेंट। एक एक करके उठाते हैं। पहला है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, नाम में लिखा हुआ है। ये वो सीमेंट है जो रैपिडली हार्ड हो जाता है, यानी रैपिडली अपनी स्ट्रेंथ को अटेन कर लेता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो सीमेंट होती है जो स्ट्रेंथ जल्दी अटेन कर लेती है, पर ध्यान रखना ये जल्दी सेट नहीं होती है। So the cement which attains quick strength but it does not set quickly, ये जल्दी सेट नहीं करता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट बनाते कैसे? मेरे को जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, मैं C3S बढ़ा दूंगा। मेरे को जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, रेट ऑफ ग्राइंडिंग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी फाइनेस बढ़ा देंगे। तो इसकी फाइनेस बढ़ा दी जाती है और इसकी C3S की प्रोपोर्शन बढ़ा दी जाती है। फाइनेस इतनी बढ़ा देते हैं कि इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3250 से कम नहीं हो। पीछे लिखा था स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ओपीसी, तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज नॉट लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज नॉट लेस देन
3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये इसका डाटा आ गया। दिस इज द डाटा ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। भैया कहाँ यूज करोगे? जहां पर भी जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए। कहां पर जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए? कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, पेमेंट कंस्ट्रक्शन, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, और जहां पर भी आपको फॉर्मवर रीयूज करना है स्पीडी कंस्ट्रक्शन के लिए, इन सारी जगहों पे हमारा लगता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जरा देखो ये सेट जल्दी नहीं होता। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स भी है। पर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जरा चेक कर लो। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जरा चेक कर लो। एक दिन में 16, वहां पे 3 दिन में 16 थी। 3 दिन में 27.5, वहां पे 7 दिन के अंदर थी। क्लियर चीज? बस यही प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट स्पेशल सीमेंट नाम में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये वो सीमेंट है जिसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी क्या होती है? ये वो सीमेंट है जिसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए नाम क्या रखा हुआ है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसकी एक दिन की स्ट्रेंथ 25% ज्यादा होती है और 7 दिन की स्ट्रेंथ 15% ज्यादा होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिर से दो बातें क्लियर कर रहा हूँ, ये जल्दी सेट नहीं होता। इसकी स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होती, या ओपीसी की स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होती। इसकी स्ट्रेंथ जल्दी अटेन हो जाती है। इन दो वैल्यू से एक और बात क्लियर होती है कि जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो टाइम के साथ कम होती जा रही है। एक दिन पे 25% ज्यादा, 7 दिन पे 10 से 15% ज्यादा। तो टाइम के साथ रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? कम होती चली जा रही है। अब क्योंकि क्योंकि इसकी जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको हमने आर्टिफिशियली बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? यानी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसको हम बनाते हैं बाय एडिशन ऑफ 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज एन एडमिक्सचर, केमिकल डाला है आपने। तो हमने इसमें केमिकल डाला रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ाने के लिए। हमने इसमें केमिकल डाला रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो वो रेट ऑफ सेटिंग को भी बढ़ा देता है। इसलिए आपके पास काम करने का टाइम बहुत कम होगा। 20 मिनट है, 20 मिनट में जितना काम करना है सारा काम कर लो, इसके बाद ये अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देगा। कहाँ यूज करेंगे सीमेंट को? जहां पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज किया। इसका मतलब है सीमेंट की एप्लीकेशन क्या है? इस सीमेंट की एप्लीकेशन वही है जो हमारे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की होती है। क्लियर है? रिपीट करना हो कोई पॉइंट? चलो देखो, इसी कैटेगरी का एक और सीमेंट है हमारे पास। इसी कैटेगरी का एक और सीमेंट है IRS T40 सीमेंट। IRS मतलब इंडियन रेलवे सर्विसेज, उनकी नोटेशन है, कोडिंग है T40 सीमेंट। इस सीमेंट को हम यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवे स्लीपर्स। तो इस सीमेंट को यूज करती है इंडियन रेलवेज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्लीपर्स। अब रेलवे स्लीपर में कौन सी कंस्ट्रक्शन है? ये देखो पीछे लिखी हुई थी प्री फैब्रिकेटेड, जिसमें फैब्रिकेशन पहले से ही कर रखा है। तो वो कंस्ट्रक्शन जिसमें फैब्रिकेशन पहले से ही किया जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि स्ट्रेंथ जल्दी अटेन हो जाए। क्यों? फैब्रिकेशन के लिए हमें फॉर्मवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, और फॉर्मवर्क बहुत कॉस्टली होता है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स का, क्योंकि स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमें इनको बार बार यूज करना है। तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कंपोनेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट तभी बाहर निकाल पाओगे जब उसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप करानी है, क्या करना पड़ेगा? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करनी पड़ेगी। तो IRS T40 सीमेंट भी क्या है? हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही है। पर क्योंकि इंडियन रेलवेज ने इसको पेटेंट करा रखा है, इसकी प्रोपोर्शन वो बताते नहीं है हमें। हाँ, ये जरूर पता है इसमें C3S क्या होगा। ये जरूर पता है इसमें C3S क्या होगी, ज्यादा होगी। The proportion of the C3S will come out to be comparatively more. Clear है? चलो, next of the cement is quick setting cement. तो next special cement is termed as quick setting cement. नाम में लिखा हुआ है। ये वो सीमेंट है जो जल्दी सेट हो जाता है, जल्दी स्ट्रेंथ अटेन नहीं करता। जल्दी सेट कराना है, क्या करूंगा? एल्यूमिना बढ़ा दूंगा, जिप्सम घटा दूंगा। क्योंकि एल्यूमिना क्या करता है? क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है। जिप्सम क्या करता है? सेटिंग को रिटार्ड करता है। कहाँ यूज करेंगे इसको? तो स्पेशलिटी, जल्दी सेट होता है। कैसे बनाया वो बता दिया। कहाँ यूज करते हैं इसको? यूज करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में।
या ग्राउटिंग ऑपरेशन में। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में क्यों? ऐसी कंस्ट्रक्शन है जिसमें सीमेंट अप्लाई करते ही सेट हो जाना चाहिए, नहीं तो पानी बहा के ले जाएगा। ग्राउटिंग ऑपरेशन ये रिपेयर वर्क होता है, यहाँ पे हम अंडर प्रेशर सीमेंट को अप्लाई करते हैं, तो अगर सीमेंट अप्लाई होते ही सेट नहीं हुआ वो बाहर निकल के आ जाएगा अपने वेट की वजह से, इसलिए ग्राउटिंग में भी क्विक सेटिंग सीमेंट यूज की जाती है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट है, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट है। ओपीसी का कितना था? 30 मिनट और 600 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट और 30 मिनट। ये भी स्पेशल सीमेंट हो गया। अगला स्पेशल सीमेंट है लो हीट सीमेंट। ये क्या करता है? इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन 7 दिन पे निकालोगे 65 कैलोरी पर ग्राम, 28 दिन पे निकालोगे 75 कैलोरी पर ग्राम। ओपीसी की कितनी थी? 90 कैलोरी पर ग्राम और 100 कैलोरी पर ग्राम, यानी 25% कम हो गई इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन। कैसे बनाया? वो बोक्स कंपाउंड्स जो ज्यादा हीट इवॉल्व करते हैं उसकी प्रोपोर्शन को घटा दिया। कौन ज्यादा हीट इवॉल्व करता है? C3S और C3A, इसकी प्रोपोर्शन को घटा दिया। और जब मैं C3S घटाऊंगा स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज होगी, कंपनसेट कैसे किया? C2S बढ़ा दिया। तो इसको बढ़ाने के लिए हम C3S घटा देते हैं, C3A घटा देते हैं, पर C2S की प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हैं। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एट द एज ऑफ 3 days नॉट लेस देन 10, एट द एज ऑफ 7 days नॉट लेस देन 16, एट द एज ऑफ 28 days नॉट लेस देन 35। इनिशियल सेटिंग टाइम 10 मिनट से कम नहीं होता, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सीमेंट। चलें आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द टाइप इज रेकमेंडेड इन लार्ज मास कंक्रीट? आ गया, मास कंक्रीटिंग है, ज़्यादा सीमेंट यूज करोगे ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी क्रैक डेवलप हो जाएंगे। किसको यूज करूंगा मैं? आई विल बी यूजिंग लो हीट सीमेंट। क्लियर पूरी कहानी? रिपीट करना हो कोई पॉइंट इसमें से? Shall we continue? Next of the special cement is hydrophobic cement. अगला स्पेशल सीमेंट जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट। नाम में लिखा हुआ है, ये वो सीमेंट है जो पानी से डरता है। इट्स द टाइप ऑफ सीमेंट व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर ऑन इट्स ओन। अब सीमेंट पानी से कब रिएक्ट करता है अपने आप? स्टोरेज के टाइम पे। तो ये वो सीमेंट है जिसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। कैसे बनाते हैं सीमेंट को? इस सीमेंट को बनाने के लिए हम सीमेंट की इंटरग्राइंडिंग करते हैं विद वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। इस सीमेंट को बनाने के लिए हम सीमेंट की ग्राइंडिंग करते हैं विद वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, जैसे स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड। इसको आप यूज कर सकते हो जब स्टोरेज पीरियड ज्यादा है। इसको यूज कर सकते हैं उन जगहों पे जहां पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा हो, जैसे हिली एरियाज, कोस्टल एरियाज। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ की वैल्यू दे रखी है 3 दिन पे 15.5, 7 दिन पे 21.5, 28 दिन पे 31.5। तो सीमेंट की सारी प्रॉपर्टी दी हुई है, सब कुछ ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको। ऑल दी पॉइंट्स कैन बी एनालाइज इन दी ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपको ये बातें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो मैच लिस्ट 1 टाइप ऑफ सीमेंट, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो भैया मैच कराते हैं। फाइननेस ऑफ द सीमेंट, suitable for large structure, unsuitable for very large mass of concrete, greater resistance to frost action। बताया था जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट एक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है। लो हीट सीमेंट, सुटेबल फॉर व्हाट?
वेरी लार्ज स्ट्रक्चर। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट ये आ गया। सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ ह्यूमिडिटी। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, unsuitable for very large masses of concrete. So unsuitable for very large masses of the concrete. ये सूट नहीं करता, क्यों? हीट भी ज़्यादा इवॉल्व करता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है ना इसमें, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। फाइनेंस पढ़ा रखी है आपने, खत्म कहानी। नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल सीमेंट इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, नाम में रखा हुआ है। इट्स द टाइप ऑफ सीमेंट विच ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। सल्फर किस पे अटैक करता है? लाइम और एल्यूमिना पे, C3 या C4S। तो इस सीमेंट की रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर ज़्यादा है। कैसे बनाया? जिनके ऊपर सल्फर अटैक करता है उसकी प्रोपोर्शन घटा दी। C3A 5% से ज़्यादा नहीं, ट्वाइस ऑफ C3A प्लस C4A 25% से ज़्यादा नहीं। कहाँ पर यूज़ करेंगे सीमेंट को? वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पे सल्फर होता है, जैसे एग्जांपल सीवेज वर्क, जैसे एग्जांपल फाउंडेशन वर्क, जैसे इन मार्शी एरियाज, जैसे इन मरीन कंस्ट्रक्शन और कैनाल वर्क। जहाँ जहाँ पे आपको सल्फर मिल जाएगा सिस्टम में, वहाँ पर हम नॉर्मल सीमेंट यूज़ नहीं करके किसको यूज़ कर लेंगे? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज़ कर लेंगे। इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। सेटिंग टाइम वही होती है जो ओपीसी की होती है, और स्ट्रेंथ आपको अलग से बता दी है। 3 दिन पे 10 से कम नहीं, 7 दिन पे 16 से कम नहीं, 28 दिन पे 33 से कम नहीं। ये इसकी स्ट्रेंथ निकल के आ जाती है। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो ये भी हमारा स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है। दिस इज आल्सो द स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट इज सुपर सल्फेटेड सीमेंट। नाम में लिखा हुआ है। क्या है ये सुपर सल्फेटेड सीमेंट? As the name suggests, इसकी resistance against the attack of sulfur is even better than that of the sulfate resisting cement. पर इस सीमेंट को बनाने के लिए मैंने लाइम और एल्यूमिना की प्रोपोर्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। इस सीमेंट को बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स ही बदल दिए। भैया सल्फर अटैक सीमेंट के ऊपर करता है ना, इसको हमने बनाया किससे? 80 to 85% ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। फर्नेस के अंदर जब हम किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लास्ट में जो रेसिड्यू बच जाता है उसको बोलते हैं स्लैग। जैसे आपने आयरन की एक्सट्रैक्शन करी, बर्न करते हैं फर्नेस में, लास्ट में रेसिड्यू स्लैग। 10 to 15% ऑफ हार्ड बर्न जिप्सम एंड 5% ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स। तो सीमेंट क्लिंकर है ही कितना इसके अंदर? भाई सीमेंट क्लिंकर है ही 5%, तो सल्फर का अटैक तो कम होगा ही होगा। फाइनेस वही 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। सेटिंग टाइम सेम वही पीछे वाली। कहाँ यूज करोगे? जहाँ पर भी सल्फर आता है पिक्चर में। वेरेवर सल्फर कम्स इनटू द पिक्चर, हम इस सीमेंट को यूज कर लेंगे। दिस सीमेंट विल बी यूज्ड बाय अस। क्लियर है? चले आगे। चलो नेक्स्ट है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या है? दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरग्राइंडिंग दी सीमेंट क्लिंकर्स विद पोर्टलैंड स्लैग। अब क्या है स्लैग? ये ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो इस सीमेंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सीमेंट के क्लिंकर्स को इंटरग्राइंड करते हैं विद दैट ऑफ द ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड हार्ड बर्न जिप्सम इन सम स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। इससे फायदा क्या होता है? अभी पीछे आया फायदा, वही तो है पीछे वाला फायदा। जो हमारी सुपर सल्फेटेड सीमेंट है, इट इज अ टाइप ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अगर प्रोपोर्शंस पीछे वाली कर दो, एक तो सल्फर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, दूसरा जो स्लैग का पार्टिकल साइज होता है वो छोटा होता है। छोटा होता है यानी परमिबिलिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब वाटर टाइटनेस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, क्योंकि सीमेंट क्लिंकर्स कम हो गए, रेट ऑफ हाइड्रेशन की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्लैग हमारा बाय प्रोडक्ट था एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, यानी कॉस्ट कम होती है, तो इस सीमेंट की कॉस्ट भी कम निकल के आ जाएगी। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होती है और परमिबिलिटी भी कम होती है, तो उसको यूज कर लेते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में या जहाँ पे मास कंक्रीटिंग की जाती है। इट्स स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सीमेंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है पीपीसी। अभी तक जितने भी सीमेंट किए हमने, उनमें से सबसे बढ़िया सीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दी प्रॉपर्टीज,
क्योंकि इसके पास सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, इसके पास ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, इसलिए आज के टाइम पे ओपीसी की जगह पीपीसी यूज करते हैं। अब कैसे बनाते हैं पीपीसी? दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर्स। इसको बनाने के लिए हम इंटरग्राइंडिंग करते हैं सीमेंट क्लिंकर्स की विद 10 to 15% ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल। 10 से 15% क्या उठाएंगे? पोजोलोनिक मटेरियल उठाएंगे और इंटरग्राइंडिंग कर देंगे। पोजोलोनिक मटेरियल जैसे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, सिलिका फ्यूम्स हो गई, राइस कैश हो गई, स्लेट हो गई, सुर्खी हो गई। पोजोलोनिक मटेरियल क्या होते हैं? पोजोलोनिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके पास खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। तो पोजोलोनिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके पास खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, पर जब वो लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं पानी की प्रेजेंस में एक ऐसा कंपाउंड बना लेते हैं विच पोजेस द बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो पोजोलोनिक मटेरियल इन इटसेल्फ डू नॉट पोजेस एनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, but when finely grinded reacts with the water in the presence of the lime and lead to the formation of the compound which possess the binding property। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके पास? इसकी वाटर टाइटनेस ज़्यादा है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है जैसे पीछे बताई थी, इसकी कॉस्ट कम है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल ज़्यादा है, वॉल्यूम चेंजेस कम निकल के आएगी, पर इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी कम मिलेगी। इट्स रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कंपेरेटिवली लेस। फाइनेस कितनी है? 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम होनी चाहिए। सेटिंग टाइम सेम एज दैट ऑफ ओपीसी, सेम ओपीसी की तरह ही चलता है इसका सेटिंग टाइम भी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। पोजोलोना is added to the cement to increase early strength. It reduces the early strength थोड़ी बनाता है पोजोलोना, गलत बात। It reduces the heat of hydration, सही बात है। ये heat of hydration क्या कर देता है? ये क्या हो रहा है? तो A incorrect है, R correct है। So heat of hydration will be reduced. Match list one type of cement, list two characteristics and select the correct answer। ठीक है भैया, उठाते हैं characteristics फिर मैचिंग करते हैं। Ordinary Portland cement, ordinary Portland cement, percentage of C3S is maximum in order of cement, C2S same, reacts with silica during burning, causes the particle to unite, prevents the formation of bricks, high temperature। आ गया ये? So ordinary Portland cement reacts with silica during burning, causes the particle to unite together and development of the strength। सही है। Next है rapid hardening cement, reacts with silica during burning and causes the particle to unite together। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका मैं लास्ट में देखता हूँ क्या आ रहा है, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा ऑप्शन ही ऐसे। पहले बाकी ऑप्शंस को निपटा लेता हूँ। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट C3S ज़्यादा मिलेगा, ये रहा। द परसेंटेज ऑफ C3S इज मैक्सिमम 56% के आसपास होती है। नेक्स्ट लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट, तो C3S कम होगा लो हीट सीमेंट में। C3S C2S के ऊपर कमेंट किया नहीं। Preserves the form of brick at high temperature and prevents the shrinkage। ये रहा आगे। It preserves the form of the bricks at high temperature and prevents the shrinkage। ये लो हीट सीमेंट की प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या निकल के आती है? कम निकल के आती है, तो आप इसको हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट लाइम और एल्यूमिना क्या कर दिए? कम कर दिए। लाइम एल्यूमिना कम कर दिए, ठीक है। लाइम एल्यूमिना इज रिड्यूस्ड, so lime and alumina is reduced। अब दो पॉइंट लिखे हुए हैं। The percentage of C2S and C3S are same and that of 40%। Reacts with the silica during the burning and causes the particle to unite and development of the strength।
रिएक्ट्स विद सिलिका ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस। अब इन दोनों में से मेरे को कंपेयर करके बताना है। तो एक तो ओपीसी की कहानी दे रखी है, ओपीसी में C2S कितना होता है 45-65%, ये रेंज है, और 15 to 35%, ये 15 to 35% रेंज होती है। और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में तो लाइम और एल्यूमिना की प्रोपोर्शन कम कर देंगे। इसका मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ऑप्शन बनता है 2 कि अप्रोक्सीमेटली सेम है इन द ऑर्डर ऑफ 40%। और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के लिए ऑप्शन बन जाती है इट रिएक्ट्स विद सिलिका ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस। तो ये सिलिका के साथ रिएक्ट करता है बर्निंग प्रोसेस के टाइम पे एंड यूनाइट्स द पार्टिकल टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ। ये मैंने आपको ऑप्शन के हिसाब से बताया है, बाकी स्टेटमेंट का कोई लॉजिक बनता नहीं है, इट इज ओनली एज पर द ऑप्शन। बाकी तीन तो मैच हो रहे हैं, रेस्ट 3 कैन बी मैच्ड। क्लियर है? चलो क्लियर है। नेक्स्ट कितने सीमेंट बचे हुए हैं? तो भी काफी पेज बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 पेज बचे हुए हैं। चलो खत्म करते हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें एल्यूमिना की परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी। ये पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने के लिए हम बॉक्साइट यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिना की ओर है, आयरन ऑक्साइड आयरन की ओर है, लाइमस्टोन लाइम की ओर है। तो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इज इंक्रीज सच दैट कि कम से कम 32% तो हो। इसमें C3A नहीं होता, तो इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर भी ज़्यादा होती है। क्लियर है? इसका इनिशियल सेटिंग टाइम भी क्या निकल के आता है, ज़्यादा निकल के आता है, क्योंकि C3 है ही नहीं। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है 3.5 आवर्स, फाइनल सेटिंग टाइम है 5 आवर्स, फाइनल सेटिंग टाइम इज 5 आवर्स। क्लियर चीज? तो इसका मतलब इसके पास सारी प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट, it attains 20% of the ultimate strength within 24 hours and substantial strength in 6 to 8 hours. Substantial strength को 6 to 8 hours में अटेन कर लेगा ये। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोल रही है इसकी एक दिन की स्ट्रेंथ कितनी है। एक दिन की स्ट्रेंथ है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 3 दिन की स्ट्रेंथ है 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कहने का मतलब है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। इट्स रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज कंपैरेटिवली मोर। क्लियर? तो इसका मतलब इसमें ऑलमोस्ट सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है हमारी। आगे हाई एल्यूमिना सीमेंट आ गया क्या? हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देन ओपीसी। इट इज नॉट सूटेबल टू बी यूज इन कोल्ड वेदर। भैया यूज करेंगे ना, हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है ना इसकी, तो पहली बात सही है, दूसरी बात गलत हो गई, क्योंकि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में यूज करेंगे, as it is to be used in cold weather concreting. Next point of reference, मेसनरी सीमेंट, नाम में लिखा हुआ है, ये वो सीमेंट है जिसको हम मेसनरी वर्क के लिए यूज करेंगे। इट्स टाइप ऑफ सीमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेसनरी वर्क। कैसे बनाया जाता है? ओपीसी की तरह बनाया जाता है, पर इसके पास काम करने के लिए ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है। तो देखो इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट है, फाइनल सेटिंग टाइम 24 आवर्स है। तो हमने टाइम बढ़ा दिए ताकि ज़्यादा टाइम मिले इसके साथ काम करने के लिए। टाइम बढ़ाने का फंडा आपको पता ही है, जिप्सम की क्वांटिटी बढ़ाई हुई है, एल्यूमिना की प्रोपोर्शन कम कर रही हुई है, तो आर्जिलेशियस कंपाउंड्स घटाए हुए हैं और कैल्सीरियस कंपाउंड्स को बढ़ाया हुआ है। इसकी स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हो, 7 दिन की स्ट्रेंथ है 2.5, 28 दिन की स्ट्रेंथ है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस सीमेंट को स्पेसिफिकली यूज करते हैं फॉर मेसनरी वर्क। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट कलर्ड सीमेंट। तो व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट,
अब ये क्या है, व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट। ये वो सीमेंट है जिसमें आयरन ऑक्साइड नहीं हो, क्योंकि आयरन ऑक्साइड देते हैं रेडिश ब्राउन कलर। अगर आपको और कोई कलर चाहिए तो आप कलर पिगमेंट को ऐड कर सकते हो, तो 5 से 10% कलर पिगमेंट ऐड कर सकते हैं। इसको यूज करते हैं एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए या आर्किटेक्चरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए। क्लियर है चीज। जनरली ऑर्नामेंटल वर्क्स में यूज करते हैं इसे, या स्टोन्स के अंदर यूज करते हैं इसे जब स्टोन की कास्टिंग हो रही होती है। नेक्स्ट ऑफ दी सीमेंट इज सेलेंटिक सीमेंट। ये वो सीमेंट है जिसमें 5 से 10% क्या मिला दिया हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला दिया हो, सो एज टू इंक्रीज इट्स हार्डनिंग प्रोसेस। तो हार्डनिंग की प्रोसेस को या हार्डनिंग के रेट को बढ़ाने के लिए 5 से 10% अगर हम पीओपी मिला दें, इसको हम बोल देंगे सेलेंटिक सीमेंट। तो ये भी कई बार पूछे हुए, इसलिए आपको जानकारी दे दी। हेंस इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू यू। नेक्स्ट क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। चलिए नेक्स्ट है हाई अर्ली स्ट्रेंथ। हाई अर्ली स्ट्रेंथ किसमें मिलेगी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। लाइनिंग ऑफ कैनाल पीछे बताया था, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सॉइल के कांटेक्ट में है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। then frost and acid resistance. Frost and acid resistance, high alumina cement, resistance against chemical attack is more. Marine structure, pozzolanic cement। हो गया, निकाल लो अब जो भी ऑप्शन मैच करता है यहाँ से। तो ये आपके सीमेंट की कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द सीमेंट। ये स्टोरी आ गई हमारे सीमेंट की। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट करेंगे और हम फटाफट कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे आज भी सफिशिएंट ड्यूरेशन की क्लास ले ली, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे हो गए, 1 घंटा 45 मिनट हो गया। ठीक है, सो सीमेंट इज कंप्लीटेड। अब अगली बार लाइन मोटार है, ये तो मैं एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन। Exciting news for all GATE aspirants. Save up to 57% off on your GATE subscription and up to 4-month free extension. Hurry! Offer valid till 4th Jan 2024. Enroll now. Unacademy. Let's crack it.